हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आपकी जो है बुक नंबर 2 चल रही है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो आज इसी क्रम में आपका जो है यहाँ पर अध्याय 9वां है। यहाँ पर हम सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान के बारे में जानेंगे। आज यहाँ पर इस अध्याय का पार्ट 1 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की करंट अफेयर सीरीज आती है मॉर्निंग में, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात कर लेते हैं इस अध्याय की। देखिए जैसा कि आप सभी ने कल जो पिछला अध्याय था, पिछले अध्याय में आपने बहुत सारी जो चीज़ें थी बेसिक कॉन्सेप्ट से वो सारे क्लियर कर लिए थे कि आपने वायुमंडल के बारे में जाना था कि वायुमंडल क्या होता है, किस तरह से हम उस वायुमंडल में हैं और उस वायुमंडल से हम यहाँ पर अपना जो जीवन की यानी प्राणदायिनी जो गैस है ऑक्सीजन उसे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। आपने ये सब चीज़ें कल देखी थी। तो यहाँ पर वही सब बताया गया है कि हम वायु में सांस लेते हैं, सांस द्वारा वायु को हम बाहर निकालते हैं। यानी कि आप ये गतिमान कर यानी कि आपने ये महसूस करते हैं कि वायु जो है वो निरंतर गतिमान है और वास्तव में जो गतिमान वायु है उसे हम पवन कहते हैं। यानी हम जो पवन की कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कल, पवन के बारे में हमने देखा था प्रीवियस अध्याय में, तो वास्तव में वो गतिमान वायु है। वायुमंडल में जो मौजूद गैसें हैं जिनसे वायु का आभास होता है हमें, तो जब गतिमान हो जाती है वही पवन बन जाती है। तो आपने ये भी देखा था कल प्रीवियस अध्याय में, कल आपने ये पढ़ा था कि भाई जो वायुमंडल है हमारा ये विभिन्न गैसों का यहाँ पर यानी गोला है, यानी विभिन्न गैसों से घिरा हुआ है। विभिन्न गैसों का गैसीय आवरण है। यहाँ गैसीय आवरण के अलावा यहाँ पर जलवाष्प या धूल के कण भी हैं इस वायुमंडल में। वो सब चीज़ें आपने कल देखी थी। अब देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम जैसा कि है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान। तो यहाँ पर अब हम ये जानेंगे इस अध्याय के तहत कि हम अपनी पृथ्वी पर जो ऊष्मा है यानी ऊर्जा जो है वो किससे प्राप्त करते हैं। तो आप सभी को ये तो मालूम होगा बेसिकली कि हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो ऊर्जा यानी ऊर्जा से अभिप्राय यहाँ पर पेड़ पौधों के बढ़ने के लिए, मानव जाति के बढ़ने के लिए, या फिर हमारी पृथ्वी पर जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं उन सभी क्रियाकलापों के लिए हमें ऊर्जा की जो प्राप्ति है वो सूर्य से होती है। यानी सूर्य हमारे लिए प्राथमिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना कि पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग जो है सूर्य से प्राप्त करती है। अब देखिए ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं है कि जो हमें जो सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको हम पूरा का पूरा ग्रहण कर लेते हैं। जी नहीं, उसका कुछ भाग हम परावर्तित भी कर देते हैं, यानी वापस भी लौटा देते हैं। तो यानी इसके बदले पृथ्वी सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस विकृत कर देती है। यानी पृथ्वी विकृत का मतलब क्या होता है, रेडिएशन के माध्यम से पृथ्वी खुद अपने आप में पहले ऊष्मा ग्रहण करती है, ऊर्जा ग्रहण करती है और बाद में रेडिएशन के माध्यम से, विकिरण के माध्यम से जो बची हुई ऊष्मा होती है, ऊर्जा होती है, उसे बाद में ब्रह्मांड में छोड़ देती है, वायुमंडल में छोड़ देती है। तो आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए आप सभी को ये तो मालूम है कि हमारे जो अक्षांश हैं यानी कि हमारे निम्न अक्षांश यानी 0 डिग्री से लेकर उच्च अक्षांशों तक जो ऊर्जा की मात्रा है यानी सूर्य के प्रकाश की मात्रा है समान नहीं है। कहीं पर सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर ज़्यादा मिलता है और जैसे जैसे उच्च अक्षांशों में बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर प्रकाश की मात्रा और उसकी जो क्षमता है उसमें कमी आती जाती है। तो आप देखेंगे कि जो गर्मी का एहसास है, ऊर्जा का एहसास है, वो भी हमें कम और ज़्यादा होता है, ताप का एहसास हमें कम और ज़्यादा होता है। तो वही बात यहाँ पर दोहराई गई है कि भाई पृथ्वी के अलग अलग स्थानों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती और इसी भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भिन्नता होती है। यानी कि भाई जो आपका जो ताप है सूर्य से प्राप्त होने वाला, तो ताप में भिन्नता की वजह से क्या होता है कि वायुमंडल के दाब में भी भिन्नता होती है। आपने देखा होगा कि जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहाँ पर लो प्रेशर जोन यानी कि ITCZ का निर्माण हो जाता है। आपने ये देखा होगा, लो प्रेशर जोन जिसे हम बोलते हैं, निम्न अवदाब क्षेत्र का निर्माण हो जाता है और जहाँ पर ठंडा वायुमंडल पाया जाता है यानी एकदम बहुत सर्द ऋतु या शीत ऋतु यहाँ पर होती है, वहाँ पर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि हमेशा हाई प्रेशर जोन से जो वायु चलती है वो लो प्रेशर जोन की ओर चलती है, यानी निम्न अवदाब क्षेत्र को भरने की ओर चलती है। तो आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, ये सब कॉन्सेप्ट आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं। तो वही सब कॉन्सेप्ट यहाँ बताए गए हैं कि जो आपके यहाँ जो ये सब चीज़ें क्रिएट होती हैं यानी कि निम्न अवदाब क्षेत्र या उच्च अवदाब क्षेत्र, वो सूर्य के ताप की वजह से क्रिएट होते हैं। और ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हमने वही चीज़ें लिखी हैं दोबारा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर पहले का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सौर विकिरण को समझाया गया है। विकिरण से अभिप्राय यहाँ पर रेडिएशन से है, विकिरण से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, रेडिएशन से है। अब देखिए यहाँ पर हम विकिरण की अगर बात करें तो विकिरण वास्तव में होता क्या है। विकिरण को पहले थोड़ा विकिरण को हम डिफाइन कर लेते हैं, विकिरण होता क्या है। देखिए बिना किसी पदार्थीय माध्यम के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है उसे हम विकिरण कहते हैं।
यानी कि यहाँ पर कोई पदार्थ नहीं है, यानी कोई कांटेक्ट में पदार्थ नहीं है, बिना किसी पदार्थी माध्यम, यानी यहाँ पर ऐसा नहीं है कोई एक पदार्थ हो जिसके जरिए हमें ऊष्मा मिल रही हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई हमारा माध्यम नहीं है। तो ये हम बिना माध्यम के, बिना पदार्थी माध्यम के जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम विकिरण कहते हैं। इसके बारे में अभी आगे हम लिखवा देंगे, अभी हम नहीं लिखवाएंगे विकिरण के बारे में, ठीक है। जब विकिरण का प्रॉपरली आएगा तो वहां पे बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो सौर विकिरण प्राप्त होता है वो दो तरह से प्राप्त होता है, सॉरी दो तरह से बोल रहा हूँ, यानी कि हमें लघु तरंग के जरिए प्राप्त होता है, यानी कि शॉर्ट वेवलेंथ जिसे बोलते हैं, प्रकाश की शॉर्ट वेवलेंथ जो जिसे बोलते हैं। तो तरंग दैर्ध्य के बारे में अगर नहीं जानते हो तो विज्ञान के छात्र हैं तो वो लोग समझ गए होंगे तरंग दैर्ध्य क्या होता है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट आप पढ़ते आ रहे होंगे तरंग दैर्ध्य का, ठीक है। यानी किसी माध्यम में जो कण यहाँ पर गति करते हैं, कुछ इस तरह से कंपन करते हैं, ये इस तरह से कण आगे बढ़ते हैं तो तरंग दैर्ध्य बोला जाता है। ये इसे खास करके लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आप जानते होंगे। तो सौर विकिरण हम यहाँ पे विज्ञान नहीं पढ़ रहे हैं, स्पेशली हम यहाँ पे जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हम इतना ये तरंग दैर्ध्य क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, कैसे होता है, वो इतना हमें यहाँ पे कंसर्न नहीं करना है। मेन चीज हमारा जो फोकस है वो जियोग्राफी पर है यहाँ पर। तो हमारे यहाँ पृथ्वी के पृष्ठ पर, यानी पृथ्वी के धरातल पर जो भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा का अधिकतम भाग प्राप्त होता है, वो सूर्य से आने वाली लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में आता है। यानी कि ये लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में हमें ये मिलता है, शॉर्ट वेवलेंथ जिसे हम बोलते हैं, इसके जरिए हमें ये प्राप्त होता है। पहला पॉइंट आप लिख लेना, जो अंडरलाइन किया वो लिख लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, इसी में सब पॉइंट देखिए, पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप यानी इंसोलेशन कहते हैं। ये आप यहाँ पे लिख लेना, यानी पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी के बारे में आप जानते होंगे कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, भू आब जैसी है, यानी दिखने में पृथ्वी एकदम जियोइड लगती है। भू आब का मतलब होता है कि पृथ्वी जो है अपने ध्रुवों पर चपटी हुई है, यानी ये बात हम काफी बार पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की आकृति पूरी गोल नहीं है, पृथ्वी बल्कि अपने जो ध्रुव हैं पृथ्वी के, उन ध्रुवों पर पृथ्वी जो है चपटी हुई है, कुछ इस तरह से है। तो ये आकृति जो होती है उसे भू आब आकृति बोला जाता है। तो यहां पर आप सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कि पृथ्वी की आकृति, जैसा मैं बोलता जा रहा हूं वैसे ही लिखेंगे कि पृथ्वी की आकृति भू आब है, जिससे क्या होता है, जिससे सूर्य की किरणें यहां पर वायुमंडल के ऊपरी भाग पर जो है तिरछी पड़ती हैं। यानी भू आब होने की वजह से क्या है कि पृथ्वी पर जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो कैसी पड़ती हैं, वो तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा का बहुत कम अंश प्राप्त कर पाती है, जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा का बहुत कम अंश प्राप्त कर पाती है। यानी पृथ्वी की भू आकृति, पृथ्वी की आकृति भू आब है, जिससे सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग में पर तिरछी पड़ती हैं और जिसकी वजह से या जिसके कारण पृथ्वी सौर ऊर्जा का बहुत कम अंश प्राप्त कर पाती है। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, अगला पॉइंट, ये तो आपने सेकंड पॉइंट नोट कर लिया। देखिए पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी औसत रूप से, यानी पृथ्वी जो है औसत रूप से ये वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। ये आप मात्रा याद रखना, और ये मात्रा पूछी जाती है काफी बार कि पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, यानी एक मिनट में इतने वर्ग सेंटीमीटर में 1.94 कैलोरी ऊर्जा इसे प्राप्त हो जाती है, ठीक है, पृथ्वी को। ये आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमें सूर्य से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होने वाली ऊर्जा में एक समान इसकी नहीं रहती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो हमेशा उसकी जो मात्रा है हमेशा एक समान रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मात्रा घटती बढ़ती रहती है। तो उस घटने बढ़ने का क्रम भी बताया गया है कि भाई यहाँ पर जो ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है घट और बढ़ क्यों रही है, उसका क्या रीजन है, वो भी बताया गया है यहाँ पर। तो चौथा पॉइंट अब आप नोट कर लेना यहाँ पर कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा, यहाँ पर ऊर्जा में थोड़ा परिवर्तन पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी में अंतर के कारण होता है। यानी वायुमंडल की ऊपरी सतह में पृथ्वी प्राप्त होने वाली ऊर्जा में थोड़ा परिवर्तन किसकी वजह से, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में अंतर की वजह से होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि एक साल भर समान नहीं रहती मात्रा ऊर्जा की। अब चौथे का पहला सब पॉइंट यहाँ बताया गया है कि एक ऐसी कंडीशन आती है जिस समय पृथ्वी जो होती है सूर्य से उसके बीच की दूरी बढ़ जाती है। वो कंडीशन क्या कहते हैं उसे, देखिए यहाँ पे चौथे का पहला सब पॉइंट ही कहता है कि सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमण के दौरान पृथ्वी जो होती है 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूर यानी 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है, और इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। पृथ्वी की यह स्थिति क्या इसे बोलते हैं, इसे अपसौर बोलते हैं, एफिलियन यानी अपसौर कहा जाता है।
यानी आपसे पूछा जाता है, काफी बार ये जीके का प्रश्न पूछा गया है कि अपसौर की स्थिति कब होती है। ये स्थिति होती है 3 जुलाई को। 3 जुलाई को पृथ्वी जो होती है वो सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। तो आप ये पॉइंट लिख लेना, यहाँ इंपॉर्टेंट का निशान भी लगा दिया है। अगला यहाँ पर है, अब देखिए ये तो सबसे दूर की बात हो रही है, ये 3 जुलाई को सबसे दूर होती है, सबसे पास कब होती है। तो सेकंड सब पॉइंट चौथे का ये कह रहा है कि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है, यानी अब निकट आ गई है। तो इस स्थिति को यहाँ पे क्या कहेंगे, इसे उपसौर पेरिहिलियन कहा जाता है। ये आपने लिख लिया होगा, यानी कि यहाँ पर एक अपसौर की स्थिति है और दूसरी उपसौर की स्थिति है। ये दोनों स्थितियां काफी बार एग्जाम में आई हैं, लगातार पीसीएस एग्जाम में लगातार पूछी गई हैं, तो इन्हें इंपॉर्टेंट लगा लेना और ये पूछे जाते हैं बार बार। अब देखिए आपने ये चीज यहाँ पर नोट कर ली, ये सब चीजें देख ली कि किस तरह से हमारे यहाँ जो सूर्यातप की मात्रा है वो बदलती रहती है। जब सूर्य कोई ऑब्जेक्ट सही, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब हमारे पास होगा और वहीं से हमें ऊष्मा प्राप्त हो रही होगी, जब हम उसके निकट आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें ऊष्मा का एहसास या ऊर्जा का एहसास ज़्यादा होगा। जब हमारी दूरी होगी तो ऑब्वियस सी बात है हमें ऊर्जा की मात्रा कम मिलेगी। तो ये बात आप जानते हैं। लेकिन फिर भी ये जो दोनों कारक हैं, यानी कि आप ये कारक आप पढ़ पा रहे होंगे ये कि भाई सूर्य अपसौर की स्थिति आ रही है, उपसौर की स्थिति आ रही है, उसके बावजूद भी हमारे पृथ्वी के धरातल पर जो ऊष्मा है वो मेंटेन रहती है, ताप मेंटेन रहता है। उस मेंटेनेंस का रीजन क्या है कि ताप मेंटेन रह रहा है हमारी पृथ्वी पर। हमारी पृथ्वी पर ताप कम ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, हमें महसूस भी नहीं हो पा रहा है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रीजन है यहाँ पर, ये आपका और भी कारक पृथ्वी में मौजूद है जिसकी वजह से हमें सूर्यातप की भिन्नता का जो असर है वो मालूम नहीं पड़ता है, यानी वो कम हो जाता है, इनकी वजह से कम हो जाता है। तो यहाँ पर नोट करके लिख लेना कि सूर्यातप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल, समुद्र का वितरण और वायुमंडल प्रसंचरण के द्वारा कम हो जाता है। इसी में लिख लेना आगे, इसलिए यह प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाता है। यानी कि जो आपका इफेक्ट है ये वाला, यानी कि ये वाला जो प्रभाव है ये प्रतिदिन के मौसम पे ये प्रभाव नहीं डाल पाता है, अपसौर और उपसौर वाली घटना। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ बहुत सारे और भी कारक हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ ताप मेंटेन हो जाता है। ये आपने नोट में लिख लिया होगा। अब बात करते हैं, अगली हेडिंग है यहाँ पर बताई गई है कि पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता क्यों होती है, उसके कुछ कारण बताए गए हैं। उसके लिए कुछ कारक जो उत्तरदायी हैं उनका जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि सूर्यातप में होने वाली भिन्नता के निम्न कारक हैं। पहला कारक, यानी पहली सब हेडिंग आपकी यहाँ पे डालेंगे आप, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और आपको यह भी पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ये बात आप जानते हैं। तो उस झुके होने की वजह से ये समतल कक्षा से 66.5 अंश का कोण भी बनाती है, यानी ये बात आप जानते हैं, आप पढ़कर आए हैं क्लास 6-7 में। तो यहाँ पर लिख लेना है इसमें कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 अंश का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, झुके होने की वजह से आप जानते हैं कि यहाँ पर कोण कितना बनता है, 66.5 अंश का कोण बनता है। तो 66.5 अंश का यहाँ पे जब कोण बन रहा है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से झुकी हुई है पृथ्वी, तो यहाँ पर सूर्यातप की जो मात्रा है उसमें भी भिन्नता आ जाती है, विभिन्न अक्षांशों पर सूर्यातप की मात्रा में भी भिन्नता आ जाती है। तो यहाँ पर आप पहला कारक तो आपने यहाँ पर नोट कर लिया, उसके आगे जो कारण था वो भी आपने लिख लिया। अब अगला कारण यहाँ पर है, अगला कारक यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड कारक है। अब अगली हेडिंग आप डालेंगे, यहाँ पर सेकंड हेडिंग है आपकी यहाँ पर सूर्य की किरणों का नतिकोण। नतिकोण, देखिए नतिकोण के बारे में आप 9-10 में पढ़कर आए होंगे। नतिकोण आप जानते होंगे, किसी चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दिशा के मध्य कोई कोण जो बनता है उसे नतिकोण कहा जाता है। यानी ऊपर ये ऊर्ध्वाधर पॉइंट हो गया और ये यहाँ पर आपका जो क्षैतिज पॉइंट हो गया, यानी ये क्षैतिज दिशा हो गई और ये ऊर्ध्वाधर दिशा हो गई। इसके बीच में अगर जो कोई कोण बनता है उसे हम नतिकोण कहते हैं। तो आपके अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में विषुवत वृत्त पर, यानी विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश पर 0 डिग्री का नतिकोण बनता है। वहीं अगर हम यहाँ पर पृथ्वी पर ऊपर, यानी ऊपर या नीचे कहीं भी देख लें, यानी जो आपके गोलार्ध हैं गोलार्धों में देख लें, तो गोलार्धों की भी ऊपर ही बात करें, ऊपर ही, तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है नतिकोण। ठीक है, तो आप नतिकोण के बारे में जान गए होंगे, बताया मैंने। ठीक है, तो ये नतिकोण है, नतिकोण की वजह से भी कहीं ना कहीं ऊष्मा की मात्रा में जो है बदलाव होता है। ठीक है, तो इस वजह से भी हमें जो है सूर्य के सतह पर ताप में भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पर आप वही सब बातें आप लिखेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पर आप नोट करेंगे यहाँ पर इसी में कि यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा, यानी उच्च का मतलब ध्रुवों की ओर, ऊपरी गोलार्ध में ध्रुवों की ओर अक्षांश होगा, तो वहां पर क्या होगा,
ठीक है, वहां पर नतिकोण जो है उतना ही कम होगा, नतिकोण उतना ही कम होता चला जाता है, सूर्य की ऊष्मा का नतिकोण वहां पर कम होता चला जाता है। ठीक है, ये आप यहां पे नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं इसी में सब पॉइंट, अगला सब पॉइंट देखिए, पहला सब पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया होगा नतिकोण के बारे में, इसी में ही सेकंड सब हेडिंग में देखिए, तिरछी किरणों से अधिक क्षेत्र में, यानी तिरछी किरणें जो होती हैं सूर्य की वो अधिक क्षेत्र में पड़ती हैं। तो कोई चीज जब होगी वो अधिक क्षेत्र में पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है अधिक क्षेत्र में पड़ने की वजह से जो ऊर्जा किसी लक्षित क्षेत्र में कम आएगी, यानी कोई चीज हो अगर ज्यादा उसका प्रकाश की मात्रा बहुत ज्यादा बिखर जाएगी तो हम जो प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो ऊर्जा प्राप्त करना चाह रहे हैं उतनी ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी। तो वही स्थिति यहाँ पर भी क्रिएट होती है। यहाँ पर भी जब सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं और बहुत बड़े स्थान पर पड़ती हैं तो हमें ज्यादा जगह पर पड़ने की वजह से ऊष्मा जो है यानी ऊर्जा जो है वो कम प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसमें सब पॉइंट, अगला सब पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड सब पॉइंट इसमें, तिरछी किरणों से, तिरछी किरणों के अधिक क्षेत्र में पड़ने के कारण, तिरछी किरणों के अधिक क्षेत्र में पड़ने के कारण, अधिक क्षेत्र में पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर होता है, परंतु बड़े क्षेत्र पर होता है परंतु प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है, प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है क्योंकि किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि भाई किरणों को ऐसे करके भाई मान लीजिए कोई ऊर्जा आ रही है, अब यहाँ पर या तो यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पर पृथ्वी अगर सीधी होती तो हमें यहाँ पर ऊर्जा मारनी है तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे मिल गई ऊर्जा। ठीक है, अब ऐसा हो नहीं पाता है, अब यही किरणें जो है बिल्कुल बिखर जाती हैं, ऐसे करके हो जाती हैं, ऐसे करके हो जाती हैं। तो अब सी बात है बिल्कुल बिखर गई, यहाँ पर एक वाली किरणें यानी जब बिखर जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है बिखरने की वजह से ज़्यादा क्षेत्र में पड़ेंगी तो यहाँ पर ज़्यादा क्षेत्र में अवशोषण भी होगा इनका। अवशोषण होने की वजह से क्या होगा कि अपने आप ऑब्वियस सी बात है जो ऊर्जा की मात्रा है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि क्योंकि जो इन्हें किरणों को जो है वायुमंडल की अधिक गहराई से होकर गुजरना पड़ता है और अतः यहाँ पर अधिक अवशोषण यानी अधिक क्या होता है, अतः यहाँ पर जो अधिक अवशोषण है, प्रकीर्णन है और विसरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक हिनास हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई जब तिरछी किरणें पड़ती हैं तो हमें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त नहीं हो पाती है। ये आपने देख लिया नतिकोण में। अगली हेडिंग है, तीसरी हेडिंग यहाँ पर जो है वो है दिन की अवधि, यानी तीसरी सब हेडिंग है दिन की अवधि। इसके बारे में कुछ ज़्यादा यहाँ पे खास बताया नहीं है चैप्टर में, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। देखिए दिन की अवधि जितनी ज़्यादा होगी, अधिक होगी, सूर्यातप उतना ही हमें अधिक प्राप्त होगा। यानी ये रीजन है, मेजर रीजन है कि ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा आपको अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। यानी कि दिन की अवधि जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा आपको ऊष्मा या ऊर्जा प्राप्त होगी। और आप देखते भी होंगे कि भाई गर्मियों के दिन में सर्दियों के दिन की अपेक्षा ज़्यादा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप इसे अपनी भाषा में लिख लेना, मैंने स्टार्टिंग में जो लाइन बोली है उसे आप पूरा लिख लेना दिन की अवधि में, हेडिंग में। ठीक है, अगली यहाँ पर हेडिंग है, यहाँ पर अगली सब हेडिंग इसी में है वायुमंडल की पारदर्शिता। इसका क्या महत्व है, वायुमंडल की पारदर्शिता से क्या अभिप्राय है। देखिए आप सभी को पता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो वायुमंडल से होकर ही गुजरती हैं। ऊपर जो वायुमंडल है, बाहरी मंडल से लेकर आयन मंडल के बाद मध्य मंडल, ठीक है, समताप मंडल, फिर क्षोभ मंडल होते हुए नीचे तक आती हैं। ये बात आप जानते हैं। तो ऐसे में जो प्रकाश है, इन प्रकाश की जो किरणें हैं उन किरणों का कुछ ना कुछ भाग जो है वहां अवशोषित हो जाता है। ठीक है, तो अवशोषित होने की वजह से जितनी वो किरणें आ रही हैं, जितनी हमें ऊर्जा चाहिए होती है, जितनी ऊर्जा आ रही होती है, उतनी पूरी ऊर्जा हमें नहीं मिल पाती है। वहां पे ऊर्जा का कुछ हिनास हो जाता है, यानी ऊर्जा में कुछ कमी आ जाती है। तो आप वायुमंडल की पारदर्शिता में लिखेंगे यहाँ पर कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। और यहाँ पर क्षोभ मंडल में आपने देखा था कि क्षोभ मंडल में जलवाष्प भी होती है, ओजोन यानी ओजोन क्षोभ मंडल में नहीं होती, समताप मंडल में होती है। कॉमा लगा हुआ है तो इसे क्षोभ मंडल में ऐड मत कर देना। ठीक है, यानी कोई मुझे कमेंट करके कहे कि सर आपने क्षोभ मंडल में लिखवा दी, क्षोभ मंडल में नहीं है, कॉमा लगा हुआ है, अलग है ये। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में मौजूद जलवाष्प है, इसके अलावा समताप मंडल में ओजोन और अन्य किरणें अवरक्त विकिरण यानी जो इंफ्रारेड रेडिएशन की जरिए ऊष्मा आ रही है इसको अवशोषित कर लेती हैं ये। ठीक है, तो इनको ये अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के उपरांत यहाँ पर एक क्रिया देखने को मिलती है। वो क्रिया ये होती है यहाँ पर कि जब ये प्रकाश को अवशोषित करते हैं, प्रकाश के किरणों को अवशोषित करते हैं, तो क्षोभ मंडल में जो कण हैं यानी जो छोटे छोटे धूल कण हैं, तो धूल कणों की होने की वजह से, यानी लिख लेना क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले, ये स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष और पृथ्वी की सतह पर विकीर्ण कर देते हैं। यानी वहां पर जो धूल कण होते हैं, धूल कणों का एक प्रिज्म टाइप बन जाता है। तो जब उस प्रिज्म पर यानी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो क्या कर देती हैं, उसे विकिरणित कर देते हैं। विकिरण के फलस्वरूप आप देखते होंगे आपके आकाश में आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसके अलावा आप इंद्रधनुष जो देखते हैं बरसात के सीजन में बनता है, वो इसी वजह से बनता है।
ठीक है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से बनता है इंद्रधनुष। ठीक है, सूर्य उदय और अस्त होने के समय लाल होता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। वो इसी घटना के लिए ये सब चीजें उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लेना कि क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष और पृथ्वी की सतह की ओर विकीर्ण कर देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसी में लिख लेना कि इसी से उदय और अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखाई देता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। यानी कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है, जो आने वाली सूर्य की किरण का प्रकीर्णन हो रहा है, तो प्रकीर्णन होने की वजह से हमें सूर्य का रंग जो है वो यानी कि सूर्य उदय और अस्त के समय लाल दिखाई देता है। ठीक है, और आकाश नीला दिखाई देता है। अब देखिए अगली जो हेडिंग है आपकी इसमें अन्य कारकों में, अगली जो 5वीं हेडिंग है स्थल विन्यास। स्थल विन्यास से मतलब ये है कि आपके यहाँ धरातल पर कोई भी स्थल एक समान नहीं है, समतल तो है नहीं, कहीं समुद्र है, कहीं पर महाद्वीप फैले हुए हैं, कहीं पर पहाड़ है, पठार है, ये सब चीजें हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे यहाँ फिर ऊष्मा की मात्रा में भी भिन्नता आ जाएगी, यानी हमें वो जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, ऊर्जा की मात्रा में भी भिन्नता होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वही बातें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर इसमें देखिए, यहाँ पर स्थल विन्यास में बताया गया है कि भाई धरातल पर प्राप्त सूर्यातप की मात्रा में जो उष्णकटिबंध है, उष्णकटिबंध में हमें 320 वाट प्रति वर्ग मीटर से लेकर ध्रुवों पर हमें कितनी 70 वाट प्रति वर्ग मीटर तक भिन्नता पाई जाती है। यानी कि कितनी कितनी भिन्नता पाई जा रही है, यानी कि उष्णकटिबंधों में 320 वाट प्रति वर्ग मीटर इनकी इकाई है मापने वाली, और ध्रुवों पर 70 वाट वर्ग मीटर तक की हमें भिन्नता यहाँ पे पाई जा रही है। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो सबसे अधिक सूर्यातप होता है वो उपोष्ण कटिबंधों में हमें प्राप्त होता है। यानी उपोष्ण कटिबंधी जो मरुस्थल है वहां पर हमें ये प्राप्त होता है। यानी कि जो आपका ऊपर कर्क और मकर रेखा वाले ऊपर के अक्षांश होते हैं उपोष्ण, ठीक है, उष्ण के ऊपर उपोष्ण वाले पाए जाते हैं 30 डिग्री तक, तो उनके बीच में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर रीजन ऐसा होता है कि वहां पर मेघाच्छादन नहीं होता, यानी वहां पे बादल नहीं पाए जाते। तो बादल जब नहीं पाए जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है ऊष्मा की मात्रा अवशोषित नहीं होगी, सूर्य के प्रकाश की मात्रा अवशोषित नहीं होगी और वहां पर ऊष्मा हमें ज्यादा प्राप्त होगी। तो यहां पर आप इसमें सब पॉइंट लिख लेना कि सबसे अधिक सूर्यातप उपोष्ण कटिबंधी मरुस्थलों पर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन यानी बादल बहुत कम पाया जाता है। और यहाँ पे बताया भी गया है दूसरा रीजन कि उष्णकटिबंध की अपेक्षा जो आपका विषुवत, ठीक है, यानी उष्णकटिबंध आप जानते होंगे 13.5 डिग्री उत्तरी 13.5 डिग्री दक्षिणी इनके बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंध कहा जाता है। इसकी अपेक्षा विषुवत पर कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है। यानी आप समझने वाली बात है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर इमेज बना रहा हूँ, ये तो रहा आपका 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर हमने मान लिया ये है 23.5 डिग्री, यानी ये 23 सही 1/2 अक्षांश है, और ये 23.5 डिग्री यहाँ पर जो है यानी 23 सही 1/2 ये ऊपर वाला नॉर्थ वाला है और ये साउथ वाला है, यानी ऊपर वाली कर्क रेखा है, नीचे वाली मकर रेखा। इसके बीच का क्षेत्र क्या होता है पूरा, इसका बीच का क्षेत्र आप जानते होंगे, ये हमारा क्या कहलाता है, उष्णकटिबंध कहलाता है। अब यहाँ पर ये सेकंड सब पॉइंट ही बोल रहा है कि उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत पर कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है। यानी ये इन क्षेत्रों की अपेक्षा पर्टिकुलर आपका 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश पर हमें सूर्यातप कम प्राप्त होता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि भाई इस क्षेत्र में सघन वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्या होता है, सघन वन पाए जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि भाई प्रकाश की मात्रा, प्रकाश जो है उन वनों की पत्तियों को भेद नहीं पाता है और धरातल तक को छू ही नहीं पाता है। यानी इतने सघन वन होते हैं कि जो प्रकाश की मात्रा है, यानी सबसे ज्यादा प्रकाश की मात्रा नहीं प्राप्त होती है, लेकिन प्रकाश की मात्रा जो है वो धरातल तक पहुंच ही नहीं पाती सघन वन होने की वजह से। तो इसलिए ये लाइन लिखी हुई है कि विषुवत व्रत पर कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है। यानी कोई व्यक्ति यहाँ ये ना समझे कि विषुवत व्रत पर गलत लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखा हुआ है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर सूर्यातप हमें कम मात्रा में प्राप्त हो पाता है, जबकि उष्णकटिबंध में सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा हमें कहाँ पर, उपोष्ण कटिबंधों में प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपने लिख लिया यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट लगा देना इसके आगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज के जरिए भी समझाने की कोशिश की है आपको। अगली स्थिति है, यहाँ पे बताया गया है अगली स्थिति में कि भाई एक ही अक्षांश, यानी कि मान लीजिए एक ही अक्षांश है, यानी एक अक्षांश का अभिप्राय यहाँ पर ये है कि 0 डिग्री अक्षांश पर ही आपका जो है समुद्र भी स्थित है, और 0 डिग्री अक्षांश पर ही आपका जो है अफ्रीका का कोई भाग भी स्थित है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पर ही अफ्रीका महाद्वीप का कोई धरातल भी स्थित है। तो जरूरी नहीं है कि भाई जो धरातल पर हमें ऊर्जा प्राप्त हो वही हमें समुद्र में भी, यानी महासागरों में भी ऊर्जा प्राप्त हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपी भाग पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षातः कम मात्रा में सूर्यातप प्राप्त होता है। क्यों, रीजन क्या है, महाद्वीप जल्दी गर्म होते हैं जबकि महासागर बहुत देर से गर्म होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो सूर्यातप जो है एक ही अक्षांश पर महाद्वीप पर ज्यादा प्राप्त होता है और महासागर में कम प्राप्त होता है।
ये आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो ये तो आपने यहाँ पर कारक देख लिए, यानी ये तो आपने पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप में भिन्नता के जो कारक हैं, उत्तरदायी कारक हैं, उनके बारे में यहाँ पर आपने देख लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर अगली जो हेडिंग आती है, ये है वायुमंडल का तापन और शीतलन। यानी वायुमंडल गर्म और ठंडा जो होता है उसमें क्या क्या चीजें उत्तरदायी होती हैं, उनमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं भाग लेती हैं जिसके जरिए वायुमंडल गर्म और ठंडा होता है। ठीक है, वो चीजें बताई गई हैं। अब देखिए, पृथ्वी की एक खास विशेषता है, पृथ्वी की खास विशेषता पहले पॉइंट में मैं मौखिक रूप से बता रहा हूं, उसे आप लिखना है। पृथ्वी की खास विशेषता ये है, अभी आपने देखा था स्टार्टिंग में, कि पृथ्वी सूर्य द्वारा प्राप्त जो होता है उसे ऊर्जा को लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में या लघु तरंग विकिरण के रूप में प्राप्त करती है और बाद में उसे दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में निष्कासित कर देती है। यानी पृथ्वी की खास विशेषता ये है कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे लघु तरंग विकिरण के रूप में प्राप्त कर रही है, लेकिन बाद में इस ऊर्जा को दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में से वापस कर देती है। ठीक है, ये इसकी खास विशेषता है। पृथ्वी सूर्य द्वारा प्राप्त लघु तरंग विकिरण को दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में निष्कासित करती है, ये आप लिख लेना। अब देखिए, यहां पर इसी में ही पहले में सब पॉइंट है। अब देखिए, पृथ्वी के द्वारा जो सौरिक विकिरण है, सौरिक यानी कि मैं लिख दे रहा हूं, शायद कुछ लोगों को भाषा समझ में नहीं आई हो। सौरिक विकिरण जो है, यानी पृथ्वी के द्वारा सौरिक विकिरणों को के अवशोषण और निष्कासन की प्रक्रिया में यहाँ पर विकिरण आता है। यानी कि पृथ्वी के सौरिक विकिरण की अवशोषण और निष्कासन की प्रक्रिया में यहाँ पे कुछ प्रक्रियाएं आती हैं, जिनमें पहली प्रक्रिया आती है विकिरण। ठीक है, विकिरण आता है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर विकिरण के अलावा आता है यहाँ पर चालन आता है इसमें। ठीक है, विकिरण, चालन, संवहन आता है, यहाँ पे अगला आता है संवहन आता है। ठीक है, अगला इसमें आता है अभिवहन। ये चार चीजें जो हैं ये मूलतः आपके वायुमंडल को ठंडा और गर्म करती हैं। ठीक है, वायुमंडल को ठंडा और गर्म करने में ये योगदान देती हैं। यानी इसी में सब पॉइंट लिख लेना कि पृथ्वी के द्वारा सौरिक विकिरणों के अवशोषण और निष्कासन की प्रक्रिया में विकिरण, संचालन, संवहन व अभिवहन का प्रमुख योगदान होता है। ठीक है, ये आपने इसमें पहला सब पॉइंट लिख लिया। अब चूंकि मैं ये सब पॉइंट क्यों लिखवा रहा हूँ, पॉइंट टू द पॉइंट लिखवा इसलिए जा रहा हूँ, साथ ही साथ हेडिंग भी डलवा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है पैराग्राफ के बाई लिख दी हैं, पैराग्राफ लिख दी हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट रूप में पढ़ेंगे तो आप शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आपने प्रॉपर वे में लिख के जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कहना क्या चाह रहे हैं सर और बता क्या रहे हैं। ठीक है, अब इसी में जो कारक हैं, यहाँ पर जो योगदान देने वाले जो प्रमुख कारक हैं, तो अब उन कारकों का जिक्र हम कर लेते हैं। सबसे पहला कारक आपने देखा है विकिरण लिखा है, वैसे तो हम सबसे पहला यहाँ पे पढ़ रहा है संचालन पढ़ रहा है। तो आप या चालन या संचालन, तो पहली सब हेडिंग इसमें डाल लेना चालन, यानी कंडक्शन, इसका क्या रोल है। ठीक है, चालन के बारे में देखते हैं। देखिए, यहां पर जो चालन विधि है, यानी जो ऊष्मा की चालन विधि है या ऊर्जा की चालन विधि है, तो चालन विधि में ऊर्जा का जो संतुलन है वो अणुओं द्वारा संपर्क विधि से होता है। यानी अणु जो होते हैं, अणुओं का एक अणु के साथ का दूसरे अणु के साथ जो संपर्क होता है, तो संपर्क विधि के द्वारा जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है इस विधि में। यानी कि वैसे विज्ञान का टर्म है, लेकिन मैं लिखवा इसलिए दे रहा हूं, आपको कम से कम पता तो होना चाहिए चालन विधि क्या होती है। ठीक है, संचालन विधि क्या होती है, तो आप लिख लेना इसमें पहला पॉइंट, इसमें ऊर्जा का संतुलन अणुओं द्वारा संपर्क विधि से होता है। ठीक है, संपर्क विधि आपने लिख लिया होगा। अब देखिए, इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि भाई जब आपको पता होगा सौरिक विकिरण आता है, सौरिक विकिरण की वजह से आपका धरातल जब गर्म हो जाता है, यानी कि धरातल की निचली परतें गर्म हो जाती हैं, तो जब निचली परतें गर्म हो जाती हैं, निचली परतों के ऊपर जो ऊपरी परतें फैली हुई हैं, तो इनके संपर्क में होने की वजह से ऊपरी परतें भी धीरे धीरे करके गर्म होने लगती हैं। तो ये संचलन बोला जाता है, इसे ऊर्जा का चालन या संचालन बोला जाता है। तो यहां पर लिख लेना सेकंड पॉइंट, इसमें पृथ्वी के निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चालन कहा जाता है, चालन कहते हैं। अब देखिए, चालन के लिए कुछ आदर्श दशाएं बताई गई हैं, जैसे विज्ञान वाले अभ्यर्थी तो जानते होंगे। अब चूंकि मैं यहाँ पर आर्ट साइड वाले अभ्यर्थी भी हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा लिखवाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, यानी कुछ लोग मुझे इस बात की शिकायत करते हैं, आप लिखवाते क्यों, बहुत लिखवाते इसलिए मुझे ये मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पर सभी लोग हैं। ठीक है, केवल साइंस वाले होते तो छुड़वा भी देता है टर्म, नहीं बताता मैं। तो यहाँ पर चालन क्या होता है, चालन ये तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि भाई जो ऊष्मा जो होती है, यानी ऊर्जा या ऊष्मा जो होती है, वो हमेशा गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु की ओर चलती है। ये बात आप जानते होंगे, विज्ञान वाले तो अच्छे से जानते होंगे कि गर्म से ठंडी की ओर चलती है। यानी मान लीजिए कोई दो पिंड हैं, यानी दो गोले हैं, एक ए गोला है और एक बी गोला है, और दोनों चिपके हुए हैं। अब मान लीजिए दोनों गोलों का जो ताप है वो समान है।
अब दोनों गोलों का जब ताप समान होगा तो क्या ऊर्जा का संचलन होगा? नहीं होगा। ऊर्जा का संचलन तभी होगा जब मान लीजिए इस गोले का ताप 60 डिग्री सेल्सियस है और इस गोले का ताप 10 डिग्री सेल्सियस है, तब इसका संचलन इसमें होगा। और संचलन तब तक होता रहेगा जब तक इन दोनों की जो ऊर्जा, जो ऊष्मा है, ठीक है, वो समान ना हो जाए, तब तक संचलन जारी रहेगा। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आपने फ्राई पैन होता है जिसमें आप चाय बनाते हैं मॉर्निंग में, घर में सबके यहाँ होता है, वो होगा फ्राई पैन। तो फ्राई पैन में एक हत्ता लगा होता है, ठीक है, यानी फ्राई पैन है और फ्राई पैन में एक हत्ता लगा होता है इस तरह का, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं, यानी गैस तो आपकी जो है इसके नीचे चल रही होती है, गैस जो है यहाँ पे जल रही होती है, गैस यानी यहाँ पे ऊष्मा मिल रही होती है, लेकिन धीरे धीरे करके हत्ते में, धीरे धीरे करके जो हत्ता होता है, वैसे हत्ते पे जो है कुचालक चढ़ा दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर या तो फाइबर का चढ़ा दिया जाता है या लकड़ी का चढ़ा दिया जाता है। अगर नहीं हो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुचालक वाला हत्ता ना लगा हो, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जहां पर हम गैस जलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जो ऊष्मा का एहसास है हमें कुछ देर बाद, वो यहाँ पर भी होने लगता है, यानी यहाँ पर टच करते हैं बहुत गर्म महसूस होता है, लोहे वाला ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो इस गर्म से बचने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हत्ता चढ़ा देते हैं, हत्ता लगा देते हैं, यानी कि हम यहाँ लकड़ी का हत्ता या फिर जो है फाइबर का हत्ता लगा देते हैं, जो कि ऊष्मा कुचालक होता है, उसके जरिए हम जो है फ्राई पैन को या फिर जो तवा वगैरह होता है उसको आसानी से उठा पाते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि भाई ये हिस्सा ठंडा होता है, ये हिस्सा जैसे गर्म होना स्टार्ट होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चालन हो रहा है, यानी कि ऊर्जा के अणुओं का, ऊष्मा के अणुओं का चालन हो रहा है, जिसकी वजह से ये पोर्शन भी गर्म हो गया, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने रियल लाइफ का दिया है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर भी वही होती है, यानी कि ऊर्जा का जो ट्रांसफर है, ऊर्जा का हस्तांतरण तभी होगा जब दो पिंड जो होते हैं एक दूसरे के, असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। यानी मान लीजिए दोनों का ताप अगर मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड है तो कोई ऊष्मा का यहाँ पे ऊर्जा का संचारण नहीं होगा। अगर एक का ताप यहाँ पे ज्यादा है दूसरे का कम है तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा वाले से कम की ओर ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसमें सब पॉइंट नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो आप इसी में लिख लेना सब पॉइंट, ऊर्जा, ठीक है, इसी में गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है, ये लिख लेना आप इसी में सब पॉइंट। यानी अब आपका कौन सा सब पॉइंट है, पॉइंट ही भूल गया, ये सेकंड का पहला सब पॉइंट और ये सेकंड का सेकंड सब पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऊर्जा का स्थानांतरण कब तक होता है, क्या लिमिट होती है इसकी। ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता है कि जब तक दोनों पिंडों का जो तापमान है, टेम्परेचर समान नहीं हो जाता, तब तक ऊर्जा ट्रांसफर होती रहती है। जैसे ही तापमान समान हुआ ऊर्जा का स्थानांतरण रुक जाता है या संपर्क टूट जाता है, तब ऊर्जा ट्रांसफर नहीं हो पाती है। तो यह तीसरा सब पॉइंट लिख लेना कि ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान नहीं हो जाता अथवा उनमें संपर्क टूट नहीं जाता, ठीक है। अब देखिए इसी में थर्ड पॉइंट आप यहां पे नोट करेंगे अगला। अब इसमें सेकंड के सब पॉइंट अभी आपने नोट कर लिए। जो आपकी वायुमंडल की निचली परतें हैं यानी क्षोभ मंडल वाली परतें हैं, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है जो ऊर्जा का संचलन होता है वो इसी चालन विधि के द्वारा होता है। तो वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण होता है, ये लिख लेना आप, ठीक है। तो ये तो चालन विधि हुई वायुमंडल का तापमान बढ़ाने में। अब अगली विधि आपकी जो है संवहन है। सेकंड सब हेडिंग आप डालेंगे इसमें, ठीक है, ये है संवहन। अगली सब हेडिंग आप पढ़ेगी यहां पर, ये है संवहन, ठीक है, यानी कन्वेक्शन। ये क्या होती है ये हम देखेंगे, संवहन के बारे में देखेंगे। देखिए संवहन का मतलब आप यहां पर बताया गया है संवहन में कि पृथ्वी के संपर्क में आई जो वायु है वो गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत यानी ऊर्ध्वाधर उठने लगती है। यानी कि संवहन का मतलब ये होता है कि पृथ्वी के संपर्क में जो वायु आई है, मान लीजिए पृथ्वी का सरफेस है और सरफेस पे कोई वायु जो है गर्म होकर ये ऊपर उठने लगी, लंबवत ऐसे करके ऊपर उठने लगी, और ऊपर उठते हुए जो परतें हैं वायुमंडल में, ये परतें मौजूद हैं, इसने इन परतों को गर्म कर दिया, ठीक है। तो ये ऊर्जा का संवहनी प्रभाव बोला जाएगा, यानी संवहनी हस्तांतरण बोला जाएगा। तो यहाँ पर वही बताया गया कि पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। तो लंबवत तापन, वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया संवहन कहलाती है, ठीक है। अब देखिए ये कहां तक सीमित होता है, ये ऊर्जा स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है, ठीक है। यानी इस संवहन के द्वारा केवल क्षोभ मंडल में ही ऊर्जा का प्रभाव देखने को मिलता है, ऊर्जा से ताप बढ़ता है, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगली जो हेडिंग है, थर्ड सब हेडिंग है आपकी, ठीक है, ये है आपकी अभिवहन। यानी कि अगली सब हेडिंग है ये है अभिवहन। ये क्या होता है, ये हेडिंग आप डाल लेना अभिवहन, ठीक है। ये अभिवहन देखते हैं, अभिवहन क्या होता है। देखिए अभी तो आपने संवहन में ये देखा कि भाई ऊर्जा लंबवत ऊपर उठ रही है, यानी ऊष्मा जो है वो लंबवत गर्म होकर, वायु जो है गर्म होकर लंबवत ऊपर उठ रही है, तो ऐसे करके प्लेट को गर्म कर रही है। अभिवहन में ये होता है कि ऊर्जा जो होती है लंबवत ना होकर क्षैतिज रूप में, यानी इस तरह के रूप में जो है प्रभावित होने लगती है। यानी कोई यहाँ पर वायु है वो गर्म होकर क्षैतिज रूप में ऐसे करके फैलने लगती है, नीचे नीचे धरातल में फैलने लगती है, तो उसे अभिवहन बोला जाता है,
ठीक है, एडवेक्शन बोला जाता है। तो अभिवहन में लिख लेना कि वायु के एक क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण अभिवहन कहलाता है। और अभिवहन की स्थिति हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है वो भी बताया गया है, खास करके मध्य अक्षांश, ठीक है, यानी उष्णकटिबंध उपोष्ण कटिबंधों की स्थिति है, वहां पर दैनिक मौसम में जो भिन्नताएं आती हैं वो अभिवहन द्वारा होती हैं, ठीक है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती हैं, ठीक है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में गर्मियों में चलने वाली जो स्थानीय पवन लू है वो अभिवहन का ही परिणाम है। लू जो चलती है, लू के चलने का पीछे का जो यहाँ पर रीजन है, कारक है, वो अभिवहन है। अभिवहन के द्वारा लू जो है क्षैतिज दिशा में चलती है, तभी आप देखते होंगे स्थानीय स्तर पर धूल भरी आंधियां वगैरह आती हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर ये नोट कर लिया, ये अभिवहन भी देख लिया। अब अगली अवस्था जो है वो है विकिरण यानी रेडिएशन। अगली यानी चौथी सब हेडिंग अब आप डालेंगे इसमें, यानी वायुमंडलीय तापन और यानी शीतलन में, ये है विकिरण, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए विकिरण में आपको जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, अब वो लाइन यहाँ पे आप लिख लेंगे। पहला पॉइंट, विकिरण कब होता है, विकिरण की क्रिया कब होती है? बिना किसी पदार्थी का मतलब बिना किसी पदार्थ के, पदार्थीय बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, समझ में ना आए इसलिए मैं लिख दे रहा हूं सब, कि बिना किसी पदार्थीय माध्यम के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। यानी यहाँ पर कोई पदार्थ का माध्यम नहीं है जिसके जरिए ऊर्जा जो है ऊष्मा का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। दो यानी कि सूर्य अपनी जगह पर है और सूर्य से दूरी भी आपको पता है कितनी है दूरी, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई ऐसा पदार्थ तो है नहीं कनेक्ट करने वाला जिससे कि भाई ऊर्जा हमें मिल जाए। तो यहाँ पर क्या है, ऊर्जा कैसे आती है? विकिरण के रूप में आती है। ऊर्जा सूर्य से हमें विकिरण के रूप में प्राप्त होती है, रेडिएशन के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। तो बिना किसी पदार्थी माध्यम के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया को विकिरण कहते हैं। अब बताया गया है कि भाई पृथ्वी कैसे कार्य करती है। आपको पता होगा कि हम पृथ्वी जो है अपनी संपूर्ण ऊष्मा का पूरा भाग जो है सूर्य से प्राप्त करती है। तो पृथ्वी उससे क्या होती है, स्वयं गर्म होने के बाद खुद में अपने आप में एक विकिरण पिंड बन जाती है। यानी पृथ्वी अपनी ऊर्जा जो है लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में जो है सूर्य से प्राप्त कर लेती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, पृथ्वी खुद अपने आप में एक विकिरण पिंड बन जाती है। यानी सूर्य से तो विकिरण निकल ही रहा है प्रकाश के रूप में, लेकिन पृथ्वी से भी निकलने लगता है। और पृथ्वी से जो निकलता है वो वायुमंडल में वो दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करने लगती है। यानी पृथ्वी क्या करती है, लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में प्राप्त करती है और खुद बाद में अपने आप में एक विकिरण पिंड बन जाती है। और विकिरण पिंड बनने के उपरांत ये खुद जो है दीर्घ तरंगों के रूप में विकिरण फैलाने लगती है, ठीक है। वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसी में सब पॉइंट, यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है और इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी के द्वारा या पृथ्वी से बने पदार्थों के द्वारा जो विकिरण होता है उसे पार्थिव विकिरण, कल भी मैंने बताया था। तो यही पार्थिव विकिरण है। यानी कि मान लीजिए सूर्य जो है, सूर्य से हमें पृथ्वी को ऊर्जा प्राप्त हो गई। अब ऊर्जा प्राप्त करने के बाद वास्तव में पृथ्वी अपने आप में खुद एक जो है विकिरण का पिंड बनेगी। पृथ्वी अपने आप में खुद जो ऊर्जा छोड़ने लगी। तो पृथ्वी जो ऊर्जा छोड़ेगी वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के रूप में छोड़ रही है ऊर्जा, ठीक है। तो इससे वजह से क्या होता है, इसकी वजह से आपके वायुमंडल का तापन बढ़ने लगता है। नीचे की तरफ से तापन बढ़ाती है तो ऐसे करके वायुमंडल का तापन बढ़ने लगता है। इसमें कुछ और कारक भी बहुत उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं? देखिए आपने जो सुना होगा शब्द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग वाली जो घटना है वो इसी विकिरण की वजह से होती है। दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग की जो है घटना घटित होती है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट आप लिख लेना कि दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण यानी पार्थिव विकिरण जो आपका है, दीर्घ तरंग विकिरण किसका होता है? नहीं, पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण होता है दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण बोला जाता है। तो दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। और इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, ना कि सीधे सूर्यातप से। यानी ऐसे करके जो हमारा वायुमंडल है वास्तव में, तो वायुमंडल जो हमारा जो है वो सूर्य के ताप से डायरेक्ट गर्म नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये हमारा इनडायरेक्ट वे में गर्म होता है, यानी खास करके पार्थिव विकिरण जो है उसके द्वारा गर्म होता है हमारा वायुमंडल। ये आप इंपॉर्टेंट के रूप में याद रखना। देखिए एक एक पॉइंट जो मैंने लिखवाया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, एक एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बार बार इंपॉर्टेंट क्यों लगा रहा हूं मैं, ये सब जो क्वेश्चन है यानी खास करके स्टेट पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम में दसियों बार पूछे गए हैं। अगर आप उठा के देखेंगे पेपर तो आप वहां पे पाएंगे ये वाले क्वेश्चन, चाहे वो साइंस के रूप में हो या फिर ज्योग्राफी के में हो, आपको पूछे गए हैं ये। तो आपको ये आने चाहिए, ठीक है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा वायुमंडल है उसको गर्म करने में सूर्य का विकिरण इतना ज्यादा कारगर नहीं होता है जितना हमारा खुद का पार्थिव विकिरण कार्य करता है। ये बात आपने समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए इसी के साथ हम यहाँ पर पार्ट 1 पर विराम लगाते हैं
अब आपको इसका कल जो है, यानी कल से मतलब जब भी नेक्स्ट कभी जो है, तो वहाँ पर आपको इसका पार्ट बी मिल जाएगा। देखिए मैं आशा यही करता हूँ कि आप लोग प्रॉपर वे में अगर नोट्स बनाते रहेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप नोट्स नहीं बना रहे हैं केवल और केवल टाइम पास करने आ रहे हैं, केवल आप ये भी सोच के आ रहे हैं कि सर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हम समझ लेंगे। देखिए चीज़ें बहुत सारी हैं यहाँ पर लेक्चर देखने मात्र से काम नहीं चलेगा, आपको चीज़ें नोट भी करनी पड़ेंगी, वो अलग बात है। देखिए मैं आपको यहाँ पे फिर से बोल रहा हूँ, वो अलग बात है। आप मेरी द्वारा जो दी हुई भाषा है उस भाषा को ना लिखकर अपनी द्वारा लिखना चाहें, अपनी शॉर्ट भाषा में लिखना चाहें, शॉर्ट भाषा में नोट्स बना सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन नोट्स जरूर बनाइए, बिना नोट्स के आप एग्जाम फाइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाइए। तो चलिए आज के लिए उतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।